मेरी सारी जिंदगी हसरतों के आलम में गुजर गई थी। मैं छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप फौत हो गए थे, मुझे दुनिया में तन्हा छोड़ गए थे। मेरे पास सिर्फ एक वाहिद रिश्ता मेरे चाचू का था, जिन्होंने मुझे बाप बनकर पाला था। जब मेरे माँ बाप फौत नहीं हुए थे तब मेरी दादो जिंदा थी और चाचू उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे। घर का तमाम खर्च अब्बू की जिम्मेदारी था। चाचू बिल्कुल बेफिक्री से जिंदगी गुजार रहे थे। उन पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में अचानक से इंतकाल हो गया तो घर की तमाम तर जिम्मेदारी चाचू पर ही आन पड़ी थी। उन्होंने कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करने लगे थे। साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी खत्म नहीं किया था। वो मेरा और दादू को बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। हम दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और हर मुमकिन हद तक हमारा ख्याल रखने की कोशिश करते थे। दादू हर वक्त अब्बू को याद करते करते रोती रहती थी। उन्हें अब्बू से प्यार भी बहुत था। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, तब मेरे अब्बू ने ही उन्हें हौसला दिया था, उन्हें सहारा दिया था। अम्मी अब्बू के गम में दादो भी कुछ वक्त के बाद हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं 12 साल की थी और मुझे खाना बनाना और घर के दीगर काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आती थी। साथ मुझे स्कूल का काम भी करना पड़ता था। मुझे जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल और दुश्वार लगने लगी थी। फिर हमारे रिश्तेदार औरत ने एक लड़की से मेरे चाचू की शादी की बात आगे बढ़ाई और फिर आखिर उनकी शादी करवा दी। वो भी हमारी ही तरह एक गरीब खानदान से थे और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उम्र में भी काफी छोटी थी, इसीलिए मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। वो 2 ही बहन भाई थे। उनके माँ बाप उनके बचपन में फौत हो गए थे और भाई मेरी चाची से छोटा था। जब वो उनकी शादी के बाद घर में अकेला रह गया तो वो अपने भाई की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान रहती थी। मेरे चाचू उनसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। वो कभी भी उन्हें उदास नहीं देख सकते थे। उन्होंने जब चाची से उदासी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपने भाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी हैं, कि वो अकेला किस तरह से रहता होगा और वो अपने काम किस तरह से करता होगा। तब चाचू ने ये फैसला किया कि वो चाची के भाई को भी यहीं पर ले आए और इसी घर में रख लें। मैंने चाची का भाई एक ही बार देखा था और उसके बाद मैं कभी भी उससे नहीं मिली थी। मुझे चाचू का ये फैसला कुछ गैर मुनासिब लगा था कि एक लड़के को घर में रखने का क्या मकसद है। तब मैं 14 साल की थी, मगर ज़माने की सर्द गर्म ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था और अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया था। फिर कुछ दिन के बाद चाची का भाई भी हमारे साथ आकर रहने लगा। वो मुझसे 2 साल बड़ा था और पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा लायक फायक था। मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट में मसला नहीं था, बस मैथ्स की मुझे कभी भी समझ नहीं आती थी और वो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। चाचू ने प्राइवेट बीए किया था और उन्हें एक जगह पर अच्छी नौकरी मिल गई थी। उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। वो हमारे घर के हालात भी बेहतर होने लगे थे और काफ़ी हद तक खुशहाली भी आ गई थी, क्योंकि चाचू बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे और उनके अफसरान उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसीलिए चाचू ने बहुत कम वक्त में तरक्की कर ली थी और साथ में पढ़ाई का सिलसिला भी ख़त्म नहीं किया था। और चाची का भाई भी अक्सर मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करवा दिया करता था। वो एक शरीफ इंसान था, जब भी बात करता नजरें झुकाकर बात करता था और जो मुझे चाचू के फैसले पर एतराज़ था वो भी रफ्ता रफ्ता दूर होने लगा था। मैं जब मैट्रिक में थी तो मुझे मैथ्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तब चाचू ने उसकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो रोज़ाना मुझे मैथ्स समझा दिया करे। उसने भी बिला चूं चरा मेरे चाचू की बात मान ली थी। हालांकि वो खुद एफएससी का स्टूडेंट था और उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ थी और कुछ टाइम के बाद उसके भी पेपर्स होने वाले थे, मगर इसके बावजूद वो मुझे पूरा वक्त देता था। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल के जज्बात उसके लिए बदलने लगे। मुझे लगने लगा था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, मगर मैंने फिर अपने दिल को ये समझाकर डपट कर खामोश करवा दिया कि अगर चाचू को ये बात पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कैसी लड़की समझेंगे। क्योंकि मुझे चाची ने बताया था कि उन्होंने अपने भाई की बात बचपन में ही खाला की बेटी के साथ तय कर दी थी और ये बात खानदान में सभी लोग जानते थे। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा दिल जैसे बुझ कर रह गया। उस वक्त मैं महज 17 साल की थी, मगर मेरे तमाम ख्वाहिशें जैसे कहीं खो सी गई थी। मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे दिल पर जिस शख्स का पहला नाम लिखा है वो कभी भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ा है और वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे हिस्से में सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं आएगा और मैं अपनी वजह से अब चाचू को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। उन्हें कभी भी किसी के सामने सर झुकाए हुए नहीं देख सकती थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, मेरा बहुत ही ख्याल रखा था और मैं उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती थी।
रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा और अब मैं भी कॉलेज में आने जाने लगी थी। कॉलेज में आने जाने के लिए चाचू ने मेरे लिए वैन लगवा दी थी। मैं वैन के जरिए से ही रोजाना कॉलेज में आती जाती थी। उस दिन मेरी वैन नहीं आई थी और मेरा कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़रूरी टेस्ट था। चाची के भाई का कॉलेज मेरे कॉलेज से थोड़ा ही दूर था और उस दिन मैं उसके साथ जब कॉलेज आई तो पूरा रास्ता मैं यही सोच रही थी कि काश ये सफ़र हमेशा चलता रहे और कभी भी ना रुके। इसके साथ सफ़र करना मुझे इस कदर खुशी दे रहा था कि मैं इस बात पर खुद ही हैरान रह गई थी। मैं सोच रही थी कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत का पैदा हुई, क्या तब जब मैंने उसे पहली बार देखा, या तब जब वो नज़र झुकाए मुझे ना समझ में आने वाली मैथ्स के सवाल समझाता था। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो चुकी थी और वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। न जाने उसकी शराफत थी, गुरेज था, या फिर वो अपनी मंगेतर से मोहब्बत करता था और इसके अलावा किसी और को देखना गुनाह समझता था। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकता था, और उससे ये सवाल करता कौन? कम से कम मैं तो खुद में ये हिम्मत नहीं पाती थी कि मैं उससे कभी ये पूछ सकूं कि मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे लंबे पाँव तक बाल आते थे, मेरी सब आंखें, गोरा रंग कई लोगों को मेरी जाने मुतवज्जे करता था, और इस बात का सबूत अभी से मेरे लिए आने वाले रिश्ते थे। मैं अभी महज 18 साल की थी और मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे थे। चाचू ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, वो मेरी शादी के बारे में नहीं सोचेंगे। मुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना मेरे माँ बाप का ख्वाब था, और चाचू मेरे माँ बाप के इस ख्वाब को पूरा करना चाहते थे। उस दिन मेरी कज़न की मंगनी थी। मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं मेकअप बहुत ही कम करती थी, क्योंकि चाचू को लड़कियों का सजना संवरना पसंद नहीं था। मैं बहुत वक्त के बाद दिल लगाकर तैयार हुई थी, और जब मैं बाहर आई तो चाची भी तैयार थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, और जब मैंने चाची के भाई को देखा तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों में बहुत कुछ था, बहुत से अनकहे जज्बे, उनकी अनकही बातें, और उसकी नज़रों से मुझे महसूस हुआ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मगर अगले ही पल उसने हमेशा की तरह मुझसे नज़रें चुरा ली थी, और मुझे ऐसे बेगाना हो गया था जैसे मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। मगर एक पल को जब मेरी उससे नज़र मिलती तो मुझे ये एहसास हुआ था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, और मैं इस मोहब्बत के सफ़र पर अकेली नहीं चल रही। जब हम लोग वहाँ पर गए तो सब लोगों ने ही मेरी तारीफ़ की थी, सब लोगों ने मुझे सराहा था। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपनी चाची को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखा। वो बहुत उदास थी और बहुत रोए रोए सी लग रही थी। मैंने उनसे बहुत प्यार से कई बार पूछा कि वो क्यों उदास हैं। वो मेरी बात को टाल गई थी। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि तुम खाना खा लो, फिर बाद में बात करते हैं। और जब खाना खाने के बाद भी मैंने शाम को इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा महज वहम है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मगर अगले दिन जब मैंने उनके भाई को देखा तो वो मुझे हमेशा की तरह नॉर्मल ही लगा। मगर चच्ची आज भी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। हर कोई उनसे औलाद के बारे में सवाल पूछता था। वो भी जगह जगह से अपना इलाज करवा चुकी थी, डॉक्टरों से, पीरों फकीरों से, हर जगह से अपना इलाज करवा चुकी थी, मगर उन्हें कहीं से भी आफाका नहीं हुआ था। वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मगर ये परेशानी उनकी कभी कभी तारी होती थी जब कोई ख़ानदान की या मोहल्ले की कोई औरत उनसे इस बारे में सवाल करती थी। वैसे वो बहुत ही साबिर शाकिर औरत थी और वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वालों में से थी। मैंने उन्हें कभी भी अपने रब से शिकवा करते हुए नहीं देखा था। आज भी मैं ये समझी कि हो सकता है कि मोहल्ले की किसी औरत ने इस बात पर ताना दिया हो या कोई बात की हो जिसकी वजह से चच्ची उदास और परेशान लग रही हैं। 2-4 दिन तो मैं उनको यूं ही खामोशी से देखती रही, मगर जिस तरह से वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, इस लिहाज से मैं भी उन्हें परेशान नहीं देख सकती थी। उन्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे भी अजीब सी बेचैनी लाहक होने लगी और मैं सोचने लगी थी कि न जाने क्या बात है जो वो इस कदर उदास हैं। फिर जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हम बहन भाइयों की किस्मत में अधूरी खुशियाँ और अधूरी ख्वाहिशें ही लिखी हैं। मैं उनकी बात का मफहूम नहीं समझी थी कि इसमें उन्हीं के भाई का जिक्र कहाँ से आ गया और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकती थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उस वक्त चाचू भी ऊपर से घर वापस आ गए। उनके साथ चच्ची का भाई भी वापस आ गया
وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی انڈر گارمنٹس کی شاپ میں پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ چاچو کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے کام کرنا نہیں چھوڑا اور چاچو سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پڑھائی میں بھی اچھا گریڈ لائے گا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ اس کی یقین دہانی کروانے پر چاچو خاموش چکے تھے، مگر انہیں علی کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ اس پر زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوددار طبیعت کا مالک تھا۔ وہ روزانہ چچا کے ہاتھ ایک شاپ پر بھجواتا جو خاص میرے لیے ہوتا، جس میں بہت قیمتی انڈر گارمنٹس ہوتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی عجیب لگتا کیونکہ وہ سارے انڈر گارمنٹس میرے ہی سائز کے ہوتے۔ چچی مجھے دیتی مگر میں دیکھ کر ان کو واپس کر دیتی اور وہ مسکرا کر اپنی الماری میں رکھ دیتی، جب ضرورت ہو لے جانا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے پاس کوئی انڈر گارمنٹس نہیں تھی، سارے لوز ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے فوراً اس انڈر گارمنٹس کا خیال آیا جو وہ چچا کے ہاتھ بھجواتا تھا، اور چچی بھی اس وقت گھر پر نہیں تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ چیزیں انہوں نے کہاں پر رکھی ہوں گی کیونکہ انہیں بھی یہ سب چاچو ہی لا کر دیتے تھے۔ اور جب میں ان کے کمرے میں گئی اس وقت میں دوپٹے سے بے نیاز تھی اور اپنی مطلوبہ لفافے کو ڈھونڈ کر اٹھا لیا اور ٹرائی کرنے لگی، مگر جیسے ہی کسی آہٹ پر چونک کر پلٹی، پیچھے دیکھ کر حقیقت رہ گئی کہ علی کھڑا تھا اور کیسے کمرے میں چلا آیا تھا، اور سب میں جس حالت میں تھی شرمندگی سے جیسے زمین میں دھس گئی تھی، اور وہ بھی شرمندگی مٹانے کے لیے وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ میں خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے دیکھ بھال کر ان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ گھر میں نہیں ہے جبکہ وہ شاید اپنے کمرے میں موجود تھا اور میں اس کی موجودگی سے بے خبر تھی کہ وہ گھر پر موجود ہے۔ میں غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید آج گھر پر کوئی نہیں ہے، مگر مجھے بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ بار بار مجھے خیال ستا رہا تھا کہ وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ خیال کسی بچوں کی مانند میرے ذہن کو بار بار ڈس رہا تھا، اور پھر میں کتنے دن تک اس کے ساتھ سامنا نہیں کر سکی تھی کیونکہ جس حالت میں اس سے مجھے دیکھا تھا میری تو جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس وقت پھر میرے FSC کے پیپرز ہو گئے تھے اور میں نے بھی آگے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال سینئر تھا اور ہمارے سبجیکٹ سیم ہی تھے، اور پھر مجھے جب بھی کسی سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو میں اسی سے پوچھ لیا کرتی تھی، وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر سیدھا مطلب کی بات پر آتا، اور جب میں پوچھ رہی ہوتی وہی بات مجھے سمجھا دیتا۔ اس کا رویہ اتنا لیا دیا رہنے والے انداز میں ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کرنے کے بارے میں ہمت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس سے کبھی بھی یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ ڈر ستاتا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا یا چاچو کو بتا دیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے ہر حال میں محبت سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن عزیز تھی۔ اب اس کا BS مکمل ہو گیا تھا اور اسے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر نوکری بھی مل گئی تھی۔ گو کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر چچی کو اچانک سے اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ وہ اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی تھی اور میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں باہر رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں چاچی کو کس طرح سے یہ بات بتاؤں کہ میں ان کے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن جب وہ لڑکیوں کی تصویریں اپنے سامنے بچھائے بیٹھی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں سے کون سی والی لڑکی زیادہ اچھی ہے، تب میں نے ان سے کہا کہ چچی لگتا ہے آپ کی نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ اس وقت علی بھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار ہی نکل گئے، اور بعد میں بہت ہی زیادہ پچھتائی تھی کہ میں نے کیا کہا۔ چچی کو تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر علی کو میں نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں چچی نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، مگر میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ میں نے بے دھیانی میں ایک بات کہہ دی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، مگر پھر اگلے ہی دن جب انہوں نے مجھ سے ہنستے ہوئے یہ پوچھا کہ تمہیں میرا بھائی کیسا لگتا ہے، تب میں نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتی؟ پھر انہوں نے خاندان میں سب لوگوں کو بتا دیا کہ ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اب علی کے پاس سالڈ بہانہ تھا۔ اس نے چاچو کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ یا اسے اس کے گھر میں رہنے دیا جائے یا پھر ہاسٹل میں رہنے دیا جائے، اور چاچو بھی اب خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جہاں پر رہنا چاہتے ہو رہ لو۔ اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جب ہماری شادی کی بات چلی تو علی نے کہا کہ وہ مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ ہم سب بھی اس کی خودداری اور اس کی نیچر سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھے، اسی لیے کسی نے بھی اس کی بات سے اختلاف نہیں کیا، اور میں تو اس کی کسی بات سے اختلاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر اس کے گھر میں آئی اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی، میں جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو اس بات کرنے کا دیکھنے کا انداز مجھے حیران کر رہا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لیا دیا رہنے والا انداز جیسے کہیں سو گیا تھا، اور ایک بہت ہی خوش اخلاق انسان میرے سامنے موجود تھا۔
मैं उसे हैरत से देख रही थी। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें हमेशा से पसंद करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था, मगर मैं कभी भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे चाचू के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे। मैं उन्हें अपनी वजह से खफा नहीं करना चाहता था। पहले मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था, और उस दिन जब तुमने अपने आप से ये बात की तो मैं तुम्हारी बात का मफहूम समझ गया था, और मैंने ही आप ही से कहा था कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करे। जब मुझे ये पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है और मुझसे मोहब्बत करता था, तो सुकून की एक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई और मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी।